नींद में स्वप्न लेने के समय की जगह स्वप्न साकार होने वाला समय हो गया। तो सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। सर, इसके बारे में मोटिवेशन तो सबसे पहले मुझे तब मिला जब थर्ड ईयर में हमारे एक सीनियर है मनीष जी। कोई भी तैयारी करते हैं या किसी भी एरिया में हम जाना चाहते हैं तो एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि मेंटोरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सेल्फ सफिशिएंट यूट्यूब? निश्चित रूप से तैयारी के दौरान जब असामयिक मृत्यु और सबसे पिताजी सबसे बड़े होते हैं, संभालने वाले होते हैं। नमस्कार। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र की प्रतिभाएं ही प्रेरक का कार्य करती हैं, और जो विद्यार्थी प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा होती है उस क्षेत्र में जो सफल विद्यार्थी रहे हैं, वो उन्होंने झंडे गाड़े हैं, सफलता अर्जित की है। ऐसे विद्यार्थी जो अपने बीच में से निकलते हैं, अपने जैसे होते हैं, अपने जैसे बैकग्राउंड के होते हैं, वो निश्चित रूप से प्रेरणा का कार्य करती हैं। जो विद्यार्थी आरएएस में अपना करियर तलाश कर रहे हैं या उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनके लिए निश्चित रूप से आरएएस में सफल अभ्यर्थी ही प्रेरणा का कार्य करते हैं। इसी प्रेरणा की श्रृंखला में हम आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं या प्रेरक प्रतिभा से मिलाने जा रहे हैं। उस प्रतिभा का नाम है विक्रांत शर्मा। आरएएस 2021 में फर्स्ट रैंक के साथ चयन लेकर निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम किया है, अच्छा कार्य किया है और आप सबके लिए प्रेरणा बनी है। इस प्रेरणा से प्रेरित होकर आप भी अपना लक्ष्य तय करें, रास्ता बनाएं। तो इसको मिलाने के लिए, इनसे ज्ञान की बातें सीखने के लिए, अनुभव साझा करने के लिए मैं आपको मुखातिब करा रहा हूं विक्रांत शर्मा से। विक्रांत जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने 2021 में झंडे गाड़े और वो भी मुख्य परीक्षा के दम पर झंडे गाड़े, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। आपको बहुत बधाई। सम्यक परिवार की ओर से, मेरी ओर से, सबकी ओर से आपको बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा लग रहा है आपको? सर, मुझे तो कल्पना नहीं कर सकते कि जो मैं फील कर रहा हूँ ना, उसे मैं बस बता नहीं सकता हूँ कि मैंने जो ये सफलता प्राप्त की है। मुख्य बात इसमें ये रही है कि मेंस के जो मार्क्स हैं उनके दम पे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। रिजल्ट जब आया तो कैसा लगा? झटका लगा? बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जो फर्स्ट रैंक होता है, कोई भी ऐसे नहीं सोच सकता कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी। तो इस जैसे ही मैंने देखा, पहली बार जैसे ही रोल नंबर देखा, उसके आगे 1 लिखा हुआ देखा, तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक बार चेक कर लूं मैं अच्छे से। हाँ, कहीं किसी को कॉल कर दूं और बाद में देखूं कि कहीं किसी और का तो नहीं है रोल नंबर। तो फिर मैंने अच्छे से अपने मोबाइल में चेक किया कि रोल नंबर किसका है, तो मेरा ही था। तो मुझे लगा कि हाँ, वास्तव में ये मेरा ही रैंक है। रात को 11:15 साढ़े 11 बजे रिजल्ट आया, तो निश्चित रूप से उस समय मैं तो सोच रहा था कि शायद रिजल्ट नहीं आएगा, तो मैं सोने की तैयारी कर रहा था। तो वो सिस्टर ने आके बताया, तो एकदम से ही खुशी जो हुई उसका कोई हम बयान नहीं कर सकते। नींद में स्वप्न लेने के समय की जगह स्वप्न साकार होने वाला समय हो गया। वो निश्चित रूप से स्वप्न तो साकार हुआ ही। अब हम ये थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा है, कौन कौन है घर में, कैसी फैमिली है? जी सर, मेरे घर में अभी वर्तमान में मेरी माता जी हैं जो रिटायर्ड शिक्षिका हैं, और इसके अलावा मेरी एक सिस्टर है जो मैरिड है, उनका नाम याशिका शर्मा है। मेरे जीजा जी हैं ओम प्रकाश जी जो पीटीआई हैं। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, प्रदीप शर्मा जी का फोटो स्टेट की शॉप थी उनकी, और यही हमारा छोटा सा परिवार है। तो आप निश्चित रूप से मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, जैसे ज्यादातर अभ्यर्थी होते हैं, और इस परीक्षा की एक खासियत है कि मध्यम वर्गीय परिवार से ही विद्यार्थी आते हैं। एजुकेशन के मामले में आपका क्या स्थिति रही? कहाँ से की स्कूलिंग, कहाँ से हुई, कॉलेज कहाँ से किया, कब किया? सर, मेरी जो स्कूलिंग हुई है 12th तक की, वो पूरी मेरे जो टाउन था पदमपुर, वहीं से हुई है। मैं शुरू से ही पढ़ने में मेरी रुचि रही है, तो एक तरह से अच्छे कह सकते हैं कि मार्क्स मेरे आते रहे हैं। 12th में भी मैंने राजस्थान में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया था। उसके बाद सर मैंने 12th के बाद बिट्स पिलानी में एडमिशन लिया। वहां पे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। वहां पे 4 साल की मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद कैंपस प्लेसमेंट से मेरे टाटा स्टील लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ। वहां पे लगभग 1 साल सवा साल तक मैंने कार्य किया। उसके बाद सर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे यहाँ प्रशासनिक सेवाओं की तरफ जाना चाहिए। कब सोचा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? सर, इसके बारे में मोटिवेशन तो सबसे पहले मुझे तब मिला जब थर्ड ईयर में हमारे एक सीनियर है मनीष जी, उनका एक लेक्चर हुआ था, क्योंकि वो यूपीएससी में सेलेक्ट हुए थे। तब मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि 4 साल तक मैंने टेक्निकल फील्ड की स्टडी की थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कम से कम एक बार टेक्निकल फील्ड का अनुभव तो लेना चाहिए। तो मैंने 1 साल तक वहां पे काम किया। लेकिन फिर मुझे वास्तव में ऐसा लगने लगा कि मैं जो है वो टेक्निकल फील्ड की बजाय जो प्रशासन है उसके
लिए ही मैं बना हूँ। तो मैंने फिर वहां पे 2017 में अंतिम निर्णय लिया कि मुझे प्रशासन में ही जाना है। फिर पहले आईएएस की तैयारी आपने स्टार्ट की? जी सर, वास्तव में मैंने 2017 में जब क्विट किया था जॉब, तब मैंने यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने के लिए ही निर्णय लिया था। 2019 के में जब मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया यूपीएससी का, तब मैंने मेंस लिखा था। तो उस समय पापा की डेथ हो गई, तो फिर मुझे लगा कि जो आरएएस का एग्जाम है उस पर अगर हम फोकस तैयारी करें तो इसमें अच्छा कर सकते हैं। संभावना उसमें संभावनाएं ज्यादा है। जी सर। तो आरएएस के बारे में कब सोचा आपने? सर आरएएस के बारे में जब ये 2018 वाला वैकेंसी आई, एक्चुअली 2018 में भी क्योंकि मेरा तो बहुत ज्यादा फोकस यूपीएससी की तरफ था। मेरा एक फ्रेंड है मेरे साथ बिट्स में था, मोहित, और उसने मुझे बहुत जोर देकर कहा कि कम से कम तू फार्म तो भर 2018 वाला। तो उसके चक्कर में मैंने भर दिया, तो बाद में वैकेंसी आई तो मैंने फिर दिया उसको। तो आरएएस में जैसे यूपीएससी से एकदम आरएएस में अपने मन बनाया, तो आरएएस में तो राजस्थान वाला पार्ट है, छोटे छोटे और पार्ट हैं उसमें, लॉ मैनेजमेंट, बिहेवियर, एथिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में एकदम से रुचि का संकट होता है कि इसमें कैसे इंटरेस्ट पैदा करें। अगर इसमें देखिए स्पेसिफिकली जो लॉ वाला पार्ट है उसमें बिल्कुल रुचि नहीं हो पाती है, या अकाउंटेंसी वाला है उसमें भी बिल्कुल रुचि नहीं हो पाती है। वो सिर्फ ऐसा हो जाता है कि याद करने वाला हो जाता है, रट ले बस किसी तरीके से उससे। तो सर वो चीज है जो वो कुछ सब्जेक्ट्स के साथ होती है ऐसे, लेकिन फिर लास्ट में तो क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो हमें किसी ना किसी तरीके से तो उसे मैनेज करना ही पड़ता है। इंजीनियरिंग साइड से आते हो तो निश्चित रूप से ये हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी भी थोड़ी तकलीफ दे होती है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होता है, साइंटिफिक अप्रोच होती है, तो साइंटिफिक तरीके चीजों को समझना थोड़ा आसान रहता है। तो हिस्ट्री, स्पेसिफिकली हिस्ट्री को अगर अपने देखें तो वो थोड़ा सा टफ लगता है। बाकी जियोग्राफी तो फिर भी कंपैरेटिवली मैनेज हो जाता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। इंजीनियरिंग अपने आप में इस तरह का है कि यहाँ आईआईटी वाले टॉपर्स भी अच्छे स्टूडेंट, ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होते हैं, और बीटेक सामान्य कॉलेज से कई बार तो कॉलेज की जगह ही खाली रह जाती, ये हालत हो गई इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। तो विभिन्न इस तरह के जो स्टूडेंट होते हैं उनको आप क्या सलाह देंगे कि वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में अपना करियर बनाए या उनको सिविल सर्विसेज में आना चाहिए? सर मुझे लगता है कि ये जो है स्टूडेंट के एप्टीट्यूड पे डिपेंड करता है, उनकी क्षमता पे डिपेंड करता है कि वो उनकी रुचि किस में है और उनमें क्षमता किस चीज के लिए है। अगर जैसे आपने कहा कि आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं तो उनमें तो टेक्निकल जो नो हाउ होता है उनको, तो अगर वो टेक्निकल फील्ड में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वाली फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेटर है उनके लिए। लेकिन कुछ स्टूडेंट जैसे नाम मात्र की इंजीनियरिंग जिसको हम कह सकते हैं कर लेते हैं, उसके लिए सिविल सर्विसेज भी एक अच्छा ऑप्शन है। सिविल सर्विसेज की और भी वो जा सकते हैं अगर उनमें रुचि है, आर्ट के सब्जेक्ट के प्रति अगर उनमें रुझान है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज वाले हैं या इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ा संकट रहता है मीडियम का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 12th तक तो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, बीटेक इंग्लिश मीडियम में करते हैं, और उसके बाद उनको लगता है क्या करना चाहिए, कौन सा मीडियम लें। तो आपका खुद का कौन सा मीडियम रहा इसके लिए? सर मेरा मीडियम शुरुआत से यूपीएससी की प्रिपरेशन से ही हिंदी मीडियम ही रहा है। मुझे बहुत सारे लोगों ने इसकी सलाह दी कि कम से कम यूपीएससी में तो इंग्लिश रखो, लेकिन क्योंकि मैं हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति अच्छे तरीके से दे पाता था तो मुझे लगा कि हिंदी मीडियम ही मेरे लिए सही रहेगा। और वो जो मेरा निर्णय था आज परिणाम ने साबित कर दिया है कि वो मेरा निर्णय सही था बिल्कुल, कि मेरी अभिव्यक्ति हिंदी में बेटर होती है। और बाकी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, कौन सा मीडियम वो रखें? इंजीनियरिंग का ऐसे है कि जैसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं तो उनके लिए तो सामान्य सी बात है कि इंजीनियरिंग अच्छा ऑप्शन है। लेकिन कुछ अगर छोटे इंस्टीट्यूट से भी हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो उनमें भी, क्योंकि इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं वो वहां पे, तो लॉजिकल रीजनिंग उनमें डेवलप होता है। अगर उनकी रुचि वास्तव में इंजीनियरिंग में है तो वो भी एक ऑप्शन उनके लिए हो सकता है, टेक्निकल फील्ड में जाने का, कोर फील्ड में जाने का एक ऑप्शन हो सकता है। और सिविल सर्विसेज में आना चाहिए भी बिल्कुल उनके लिए एक ऑप्शन है ही है वो तो। और सिविल सर्विसेज में तो बहुत सारे, यूपीएससी में तो आईआईटीएन खूब सारे आते हैं। हाँ, यूपीएससी में तो बहुत हैं। 2017 में आपने तैयारी की। कोई भी तैयारी करते हैं या किसी भी एरिया में हम जाना चाहते हैं तो एक मेंटोर की जरूरत होती है। तो आपको क्या लगता है कि मेंटोरशिप होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या सेल्फ सफिशिएंट यूट्यूब से या कहीं से भी कर सकते हैं? सर इसमें मुझे लगता है कि मेंटर होने के दोनों ही चीजें कह सकते हैं कि मेंटर होने के भी लाभ हैं और सेल्फ स्टडी के भी लाभ हैं। मेंटर के लाभ अगर हम देखें तो उसमें यह है कि अगर हमें अच्छा मेंटर मिल जाता है तो हमारी जो यात्रा है वो कम समय में पूरी हो सकती है, हम जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जहां तक सेल्फ स्टडी की बात है तो उसमें यह है कि क्योंकि उसमें पूरे प्रोसेस से हम गुजरते हैं, जो भी अनुभव है वो हम एकत्र करते हैं, तो वो जो हमारा अनुभव है वो आगे हजारों लाखों लोगों को फायदा दे सकता है। तो दोनों चीजों के अपने फायदे हैं। इसका कैसे चयन करें कि अच्छे मेंटोर्स के पास क्या स्किल्स हों, क्या
प्रतिभा हो, क्या उनके गुण हो? इसमें सर ऐसा हो सकता है कि अच्छे मेंटर के अगर गुण देखें तो एक तो परिणाम हो सकता है कि वो जो मेंटर है उसके मेंटरशिप में जो स्टूडेंट हैं वो कितनी सफलता प्राप्त कर रहे हैं, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि हम खुद वहां पे जाके कुछ डेमो लेके या कुछ उनके खुद वार्तालाप करके समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। तो सर इन चीजों से हम समझ सकते हैं कि मेंटरशिप कैसी है। कुछ दूर दराज के स्टूडेंट्स जो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते, तो वो कोई ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे पूर्व स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की है या जिनके सिलेक्शन हुए, उनके अंडर में गाइडेंस लेकर भी उनको तैयारी कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दूर दराज वाले स्टूडेंट्स हैं, आजकल तो ऑनलाइन वाले सिस्टम हो गया है तो काफी कुछ गाइडेंस ऑनलाइन भी मिल जाती है। दूसरी बात सर ये है कि जो पूर्व स्टूडेंट हैं उनके अंडर भी अगर वो गाइडेंस लेते हैं तो काफी हेल्प उन्हें मिल सकती है। किस स्तर पर स्टूडेंट्स को तैयारी कर देनी चाहिए? सर मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रेजुएशन का जो लेवल होता है, जिस टाइम पे हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे इसकी जो प्रिपरेशन है वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही लगभग, 12th के बाद से। यदि कोई IIT मेडिकल कर रहे हैं तो अलग बात है, वो अलग बात है। अदरवाइज BSc BA कर रहे हैं तो उनको, और यदि उनको इस एरिया में जाना है तो रुचि है, यदि उनकी एप्टीट्यूड है। थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि कुछ लोग उसको उससे सामीप्य नहीं रखते या संबंध नहीं रखते या बातें नहीं करते, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हैंड राइटिंग का क्या रोल रहता है? सर हैंड राइटिंग का रोल जरूर रहता है, लेकिन उसका रोल तब रहता है कि जब बाकी चीजें बहुत अच्छी हैं, ऑलरेडी गुड है जी। जब कंटेंट अच्छा हो, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 या 10 मार्क्स का उसमें फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आपका कंटेंट ही काम का नहीं है तो आप भले कितना ही अच्छा जचा के लिखें तो उसका कोई फायदा मुझे नहीं लगता होता होगा। पेन के स्तर पर कौन सा पेन यूज कर रहे हैं, कैसे करें, जेल करें या बॉल पेन करें? ये तो मुझे लगता है पर्सनल चॉइस है। बाकी तो ये हो सकता है कि मैंने जैसे किया था, मैंने बटरफ्लो पेन का यूज किया था। एक थोड़ा सा डार्क पेन आता है, अभी मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, वो अंडरलाइन करने के लिए ताकि जो भी कीवर्ड्स हैं वो दिख जाएं। पेन का इसलिए भी मैं कई बार कहता हूँ कि जो पेन आप पहले लिख रहे हो और वही पेन यूज करते हैं पेपर में, अलग अलग रखें या एक ही पेन रखें? जिस पेन से हम प्रैक्टिस करते हैं उसी पेन का यूज। जी जी बिल्कुल। एक जैसे तैयारी है वो किस समय करनी चाहिए? पढ़ना किस सेल्फ स्टडी वाला टाइम है वो कौन सा? कुछ लोग सुबह जल्दी पढ़ते हैं, कुछ निशाचर होते हैं रात भर पढ़ते हैं, कुछ दिन भर पढ़ते हैं रात में सोते हैं, तो कौन सा समय उपयुक्त रहता है? सर मुझे लगता है इसमें भी पर्सनल है, क्योंकि ज्यादातर जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हैं वो तो रात भर जाग जाग के पढ़ते हैं। मैंने तो बहुत सारे लोग ऐसे देखे, लेकिन मेरा ऐसा रहा है कि मैं सुबह पढ़ता था। तुम सुबह पढ़ते थे? सर मैं सुबह पढ़ता था। इंजीनियरिंग वालों में बहुत कम ऐसे मिलते हैं जो सुबह पढ़ते हैं, और तुमने सुबह पढ़ाई की तो ये अलग ही हो इससे। जी कितने बजे उठते थे सुबह? सर मैं सुबह लगभग 6 बजे उठ जाता था। वो डिपेंड करता था, कई बार आधा घंटा आगे पीछे भी हो सकता। सोते कितने बजे थे? सो जाता था सर मैं 11 बजे के लगभग। 11 बजे उठ के आप सुबह 6 बजे उठ जाते, तो 7 घंटे दिन में आप सोते थे? जी। रात में सोते थे? और दिन में भी सोते थे या सोने का समय था कुछ? दिन में कभी नहीं, कभी एक आध बार हो सकता है, नहीं तो वैसे नहीं सोता था। तो सुबह 6 बजे से पढ़ते थे जी, तैयार होके, शाम को 11 बजे तक पढ़ते थे। तो हम ये माने 6 से 11 सुबह और या शाम को 6 से 11 जी। इन दोनों में टाइम कौन सा उपयुक्त ज्यादा था, जब याद ज्यादा रहता था, ज्यादा अच्छा फील करते थे आप? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो हम सुबह पढ़ते हैं वो हमें ज्यादा टाइम तक याद रहता है। इवन कि हम अगर पढ़े भी ना सुबह, कोई भी चीज अगर हम करते हैं उसका इफेक्ट हमारे पूरे डे पे रहता है, पूरे दिन पे। सुबह सुबह कुछ अच्छा कर लिया तो पूरे दिन अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है उसका। तो ये हमारी वैदिक कल्चर में भी है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्टार्ट करते हैं दिन में। और सुबह सूर्य निकलता है तो ऊर्जावान भी रहते हैं। और लगभग कितने घंटे की तैयारी रहती थी एवरेज? सर क्योंकि मेरे को तो अभी 2017 से 5-6 साल हो गए हैं, तो एवरेज निकालने का तो फॉर्मूला बहुत गड़बड़ हो जाएगा। अलग अलग सालों में शुरुआत के 2 साल, बीच के 2 साल, लास्ट के 2 साल, इस तरह। वैसे देखें तो शुरुआत के 2 साल क्योंकि मैंने यूपीएससी की स्टडी करनी स्टार्ट की थी, तो तब तो मैं 10 से 12 घंटे पढ़ने की कोशिश करता था और लगभग पढ़ता था इतना, टारगेट लेता था, जो मुझे पोर्शन करने हैं वो करने की कोशिश करता था। तो 2 साल तक तो मैंने 10 से 12 घंटे किया है। उसके बाद फिर मैंने जैसे आरएएस का अटेम्प्ट दिया तो वो 5 से 6 घंटे रेगुलरली में पढ़ता था। टारगेट में आप छोटे छोटे टारगेट रखते होंगे 2-2, 3-3 दिन के, कि इसमें हम पॉलिटी को कर लेंगे या इसका ये चैप्टर कर लेंगे, इस तरह। तो वो टारगेट कैसे कैसे रखते थे, वो भी एक
थोड़ा सा डिटेल बता दो। सर उसमें ऐसा था कि जैसे 2018 में मेंस आ गया था या फिर अभी 2021 वाला मेंस आ गया था, तो वो मेंस वाली डेट के हिसाब से मैं पर डे में डिवीजन कर लेता था कि आज GS1 का ये पोर्शन करूंगा, GS2 का, GS मतलब चारों पेपर का कुछ कुछ पोर्शन मैं डेली करता था, ताकि वो मेंस के डेट तक सब कंप्लीट हो जाए और रिवीजन के लिए भी कुछ टाइम मेरे को मिल जाए। मतलब एक दिन में आप शिफ्ट कर लेते थे अपने आप को, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर? जी नहीं सर, एक जैसे 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो हाँ, 2.5 जी, घंटे जी, चारों हाँ, पेपर जी, पढ़ हाँ, लेते जी, थे। बिल्कुल तो ये तो कुछ लोग तो केवल एक चैप्टर या एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हाँ, कुछ ये लोग भी कुछ लोग ऐसे करते ये हैं। सब्जेक्टिव है पूरी Subjective तरह, है, कैसे जी। भी कर सकते। आरएस वाला जो पोर्शन है उसमें एक बड़ी चुनौती आती है आंसर राइटिंग में 1550 100 वर्ड में समेटने की, क्योंकि ज्ञान बहुत ज्यादा होता है, पढ़ा हुआ अच्छा होता है, तो उसको कम शब्दों में कैसे समाहित करें, ये एक चैलेंज होता है। उसको कैसे निपटा जाए इस चुनौती से? सर इसमें तो वही है कि हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें उतना ज्यादा इसमें ये जो स्किल है वो डेवलप होगी। कम शब्द इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे 50 वर्ड्स वाला 5 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमें कम वर्ड्स लिखने हैं लेकिन रेलिवेंट लिखने हैं जो उस क्वेश्चन से रेलिवेंट हो। तो ऐसी चीजों के लिए एक तो हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा होना चाहिए और उस कंटेंट बहुत ज्यादा कंटेंट में से हमको सॉर्ट करना आना चाहिए कि जो उस क्वेश्चन के लिए रेलिवेंट है। तो ये एक तो पढ़ने से और फिर धीरे धीरे बार बार प्रैक्टिस करने के साथ हमें धीरे धीरे स्किल डेवलप हो जाती है। कुछ फ्लो चार्ट, डायग्राम इस तरह भी बना सकते हैं, बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए? बिल्कुल बनाने चाहिए। मैंने 2018 वाला जो पहला अटेम्प्ट दिया था उसमें बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा था, कुछ फ्लो चार्ट डायग्राम वगैरह नहीं बनाए थे। इस बार वाले में मैंने ये प्रयोग किया, फ्लो चार्ट डायग्राम जिस जिस क्वेश्चन मुझे लगा कि बनाने चाहिए बनाए मैंने, और जिस क्वेश्चन में मुझे लगा कि फैक्ट ज्यादा मेरे पास हैं उसमें फ्लो चार्ट की जरूरत नहीं है तो मैंने फैक्ट्स को ज्यादा डाला। तो उसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम या फैक्ट ज्यादा डालने का नतीजा यह रहा कि मुख्य परीक्षा में शानदार मार्क्स आए और फर्स्ट रैंक मिली। एक बड़ा अजीब स्थिति रहती है, बड़ी दुविधा रहती है स्टूडेंट्स की कि यूपीएससी करें या आरएस करें, दोनों को साथ लेके करें या साथ साथ नहीं करें, इसमें क्या सजेस्ट करना चाहोगे? सर ये तो ऐसे हो सकता है कि जैसे यूपीएससी की जो तैयारी, क्योंकि सिलेबस में काफी इसमें डिफरेंस है यूपीएससी और आरएएस में, इसमें फोकस तो एक ही चीज पे हो सकता है, या तो यूपीएससी पे फोकस हो सकता है या आरएएस पे फोकस हो सकता है। एक टाइम में एक पे कर जी सकते सर, हैं, एक टाइम पे दोनों को एक साथ लेके नहीं चल रही। यदि उसी साल एग्जाम दे रहे हो तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि किसी एक पे फोकस करना चाहिए। यदि पहले से तैयारी कर रहे हैं हाँ, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, तो दोनों साथ कर सकते हैं, कॉमन सब्जेक्ट एक साथ कर सकते हैं। कॉमन सब्जेक्ट, लेकिन जिस साल में आपको एग्जाम देना है आरएस का या आईएएस का, तो उस समय केवल एक पर फोकस रखना चाहिए, और उसमें भी उस पर जिस पर आपको कॉन्फिडेंस हो, संभावना ज्यादा लग रही हो। ये तुम्हारे सामने भी दुविधा आई थी कि यूपीएससी करते करते आरएस दें, तो क्या किया इसके लिए? यूपीएससी स्किप किया या दोनों साथ चलाया? सर मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे यूपीएससी के। 2019 में मैंने मेरा प्री क्लियर हो गया था, मेंस मैंने लिखा था, लेकिन उसमें फिर पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो फिर इतना अच्छे से नहीं लिख पाया मैं मेंस। तो फिर सर मैंने निर्णय लिया कि बेहतर ये है कि मैं जो आरएएस है उसी पे फोकस रखूं। आरएएस का कंटेंट मैंने अच्छा इकट्ठा किया, आरएएस की प्रैक्टिस मैंने अच्छी की, तो उसी का नतीजा फिर हम अभी देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा ग्रुप था आपका जिसमें ग्रुप स्टडी करते हो, 4-5 स्टूडेंट्स हो, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, चेक करते हो कॉपीज? सर क्योंकि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप हूँ तो मैं ग्रुप में विश्वास नहीं रखता वैसे तो, लेकिन मेरा स्टडी पार्टनर जरूर था, एक अभिषेक जी थे मेरे स्टडी पार्टनर, तो हम आपस में कॉपी जी डिस्कस करते थे। वो कोई आइडियाज मेरे को बताते थे कि इस क्वेश्चन में ऐसे ऐड कर सकते हैं, मैं कुछ उनको बताता था। तो ग्रुप तो रहना चाहिए या स्टडी पार्टनर होना चाहिए? जी सर, ग्रुप रहना चाहिए, पर ग्रुप छोटा हो तो ज्यादा बेटर है, 2-3 लोगों का हो तो ज्यादा बेटर है। 2017 से तुमने तैयारी स्टार्ट की और 2023 में ये रिजल्ट आया। इस समय भी आरएस प्रीलिम्स देना ही पड़ा, आरपीएससी की जो नियमितता या अनियमितता कहें उसकी वजह से। तो इतने लंबे समय में सेल्फ मोटिवेट रहना या अपने आप को ऊर्जावान, उत्साहित रखना निश्चित रूप से चैलेंज होता है। तो इस चैलेंज को कैसे संभाला, कैसे इसको चुनौती को समाधान किया? जी सर ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम कहीं पे भी जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि अभी क्या कर रहे हो आप, ऑब्वियसली लोगों की जिज्ञासा रहती है। तो इसमें सर ये है कि मैंने तो ये किया कि मैंने लोगों की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो एक कहते हैं ना कि लोग क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। वेरी गुड। तो सर ये वाली बात थी, तो मैंने तो अपनी जो स्टडी है उसी पे फोकस रखा। जब भी मैं डिमोटिवेट हुआ तो मैंने यही कोशिश की कि भगवान का थोड़ा ध्यान करने की कोशिश की, खुद को सेल्फ मोटिवेट करने की कोशिश की, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीजें सही हो जाएंगी। तो सर बस वही मैंने खुद को मोटिवेट रखने की कोशिश की हमेशा। भगवान को याद करने का कैसे तरीके थे? कोई पूजा या भजन या मंत्र, किस तरह उस आध्यात्म को आप
प्रैक्टिकली जीते थे। जी सर, मैं जैसे मेरी ना रुचि रही है कि जैसे पोइट्री होती है पढ़ने की, तो संस्कृत के कोई भी श्लोक होते हैं तो मैं उनको पढ़ता था, उनका अर्थ जानने की कोशिश करता था। कई बार हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें अर्थ नहीं पता होता, तो मैं डेली कोशिश करता था। उससे भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता था, थोड़ी ये भी थी कि थोड़ा जैसे हम नीरसता आ जाती है प्रिपरेशन में, तो वो भी नहीं आती थी। तो वो सर मैं मंत्र वगैरह पढ़ने की कोशिश करता था। उससे लगता था कि कोई शक्ति है जो हमें सहारा दे रही है और सपोर्ट करती है। स्टूडेंट्स के सामने भी बहुत बार निराशाजनक स्थितियां आती हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे कि निराश ना हो, आशावादी कैसे रहें? जी सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हर परिस्थिति में हमें यही सोचना चाहिए कि अगर ये रात है तो दिन भी होगा ही कभी ना कभी। तो हमेशा हमें अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। और जो विवेकानंद जी का एक कोट भी है कि जो चीजें हमारे हाथ में है, अगर हम उनको सही करना स्टार्ट कर देंगे तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है वो भी धीरे धीरे सही होने लग जाएंगी। तो जो हाथ में है वर्तमान में जी। स्थितियां, उन पर ज्यादा उन काम पर- करें। जी, जी। तैयारी के दौरान कोई प्रॉब्लम्स आई हो इस 17 से 23 की जर्नी में, बीच में? जी सर, प्रॉब्लम तो यही है कि मैं कोई जॉब नहीं कर रहा था और फादर की भी डेथ हो गई थी, तो सर चीजें थोड़ी डिफिकल्ट तो थी। हालांकि मैं किसी तरीके से मैनेज कर रहा था इन सब चीजों को। निश्चित रूप से तैयारी के दौरान जब असामयिक मृत्यु और सबसे पिताजी सबसे बड़े होते हैं, संभालने वाले होते हैं, तो अपने आप को संभालना, परिवार को संभालना और साथ में एग्जाम देना और जॉब भी नहीं होना, ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी दुविधाएं, परिस्थितियां हो सकती हैं। आप साक्षात उनके लिए उदाहरण है कि इन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए आपने आरएस की दिया, तैयारी को जारी रखा, तो निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इसमें एक करंट अफेयर्स का बड़ा आजकल बवाल शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा लोग 2-2, 3-3 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, 2-2, 3-3 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। यूपीएससी की तरह आरएस में भी पढ़ने लग गए। तो यूपीएससी के स्टूडेंट्स और आरएस के स्टूडेंट्स, इनको कितना कितना करंट अफेयर्स को ध्यान में रखना चाहिए? सर यूपीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी तो काफी करंट बेस्ड होता है, तो उसमें तो अगर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन अगर हम आरएस की बात करें तो इसमें अगर करंट अफेयर स्पेसिफिक अगर बात करें तो पेपर 3 में इसका एक पॉइंट आता है करंट अफेयर का, इंटरनेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर। तो उसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जनरल अवेयरनेस जो है ना, जो हम न्यूज़पेपर से थोड़ा बहुत डेली का पढ़ें, जो मेन आर्टिकल्स होते हैं, तो भी उससे कवर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर पढ़ना वैसे अच्छी हैबिट है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से ये फायदा हो सकता है हमें कि जो स्टैटिक पार्ट है उसमें हम ऐसे एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं जो कि हमारे लिए फायदेमंद हो। और अच्छे नागरिक के लिए, सजग नागरिक के लिए भी जरूरत है कि वो सजग है तो न्यूज़पेपर अवेयर रहे अपने आसपास के वातावरण से, देश दुनिया से, तो वो जरूरी भी होता है। एक सबसे बड़ी जो जरूरत होती है इस एग्जाम में जाने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए, वो सबसे बड़ी जिस चीज की जरूरत है, जो मोटिवेशन होता है, वो होता है क्यों। इस एरिया में क्यों जाएं, आरएस आईएएस बने तो क्यों बने, तो वो क्यों क्या था? सर मेरे अगर देखूं तो मैंने जैसे आपको बताया पहले भी, 3rd ईयर में मेरे पहला मोटिवेशन था जब मैंने डिस्कशन सुना था मनीष जी का, तब मुझे लगा था कि वास्तव में ये फील्ड जो है इसमें जाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि मैंने सोचा है कि 4 साल तक टेक्निकल स्टडी की है, क्यों जाना चाहिए, ऐसे क्या क्या आपको लगा कि इस फील्ड में जाने के बाद मुझे ये प्राप्त होगा? जी सर, अगर उस तरीके से हम सोचें, उस दृष्टिकोण से सोचें, तो मुझे लगा कि इस फील्ड में आकर हम वो काम कर सकते हैं जो हम टेक्निकल फील्ड में नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए हम जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके लिए हम जन कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम देखें तो हमारे पास अथॉरिटी रहती है, तो हम कुछ ऐसे नवाचार भी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जैसे कि अगर हम देखें तो आजकल करियर काउंसलिंग की काफी जरूरत है बच्चों को, तो अगर हम अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों को बुलाकर बच्चों को अच्छी करियर काउंसलिंग दे सकें तो वो भी एक अच्छा पॉइंट है। तो सरकार के स्तर पर ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए या काउंसलिंग हो, ताकि स्टूडेंट्स को ये पता लग सके कि उनके अंदर कौन सी स्किल है, कौन से ऐसे गुण है, कौन से एरियाज में उनको काम करना चाहिए, ताकि वहां अपना बेस्ट दे सकें वो। और हमें लगता है आपका जो बेस्ट देने का माध्यम है, प्लेटफॉर्म है, वो प्रशासन है और प्रशासनिक क्षेत्र में जाके अपना बेस्ट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह आपने आरएस परीक्षा में झंडे गाड़े, फर्स्ट रैंक प्राप्त किए, उसी तरह आप प्रशासनिक क्षेत्र में व्यावहारिक जब जिंदगी जिएंगे तो वहां भी झंडे गाड़ें और सारे क्षेत्रों में जो आपको टास्क मिले सरकार की तरफ से, जो योजनाएं इंप्लीमेंट करने के लिए मिले, वहां सब जगह झंडे गाड़ें और अग्रणी रहें और लोगों के लिए प्रेरणा बनते रहें। आपको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू।